प्रश्न नंबर आपका 956। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। तो नंबर ए समाहर्ता, नंबर बी सन्निधाता, नंबर सी कुप्याध्यक्ष, नंबर डी पन्याध्यक्ष। तो प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 956। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा, यानी कि जो मौर्य प्रशासन में जो राजस्व व्यवस्था की देखभाल करता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो उस अधिकारी को आपको कहा जाता था नंबर ए समाहर्ता, है ना, ए नंबर समाहर्ता। अगला प्रश्न है 957। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था प्रदेष्टा, सन्निधात्र, युक्त, समाहर्ता। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था तो वह कौन था, तो वह था आपका नंबर डी समाहर्ता। अगला प्रश्न है आपका 958। तो अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया। तो संस्थाध्यक्ष को, शीताध्यक्ष को, समाहर्ता को, तो सन्निधाता को। तो प्रश्न क्या है आपका, अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया। तो वह दिया गया था आपका नंबर 958 का नंबर सी समाहर्ता को। अगला प्रश्न है आपका 959। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था। तो सन्निधाता को, समाहर्ता को, प्रतिवेदक को, बृजभूमिक को। तो प्रश्न क्या है आपका 959। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है जो प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर है ना, उसका नाम क्या है आपका अर्थशास्त्र, लेकिन वो इकोनॉमी वाला अर्थशास्त्र नहीं है। तो अर्थशास्त्र जो कौन सा है, ये प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि राजा का कार्यकाल कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वर्णन है किसमें, अर्थशास्त्र में। तो निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था। तो 959 का आपका ऑप्शन है आपका नंबर बी समाहर्ता को, है ना। अगला प्रश्न है 960। तो मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। व्यवहारिका, समाहर्ता, अन्नपाल, प्रदेष्टा। तो मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो वह था आपका नंबर बी समाहर्ता। तो मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने वाले थे, वो थे आपके समाहर्ता। अगला प्रश्न है आपको 961। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो प्रादेशिक, युक्त, राजक, अग्रहारिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो वह भाग नहीं था आपका नंबर डी अग्रहारिक, है ना। प्रादेशिक था, युक्त था और राजक भी थे, लेकिन अग्रहारिक नहीं थे। कौन, मौर्य प्रशासन के अधिकारी। अगला प्रश्न है आपका 962। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो वो कौन सा था, कूड़ा फेंकने पर लिया जाता था, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था, मंदिर को गंदा करने पर लिया जाता था, या पीने के पानी को गंदा करने पर लिया जाता था। तो प्रश्न आपका क्या है आपका 962। तो पंकोदक सन्निरोधे, है ना, जो क्या है आपका ये शब्द, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो वह कौन था आपका, पीने के पानी को गंदा करने पर, पीने के पानी को गंदा करने पर। तो ये आपको मौर्य प्रशासन में कौन सा कर लिया जाता था, पंकोदक सन्निरोधे। तो ये किस पे लिया जाता था, ये लिया जाता आपको पीने के पानी को गंदा करने पर। अगला प्रश्न है आपका 963। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो शुल्काध्यक्ष द्वारा,
अग्रनोमाई द्वारा, सीताध्यक्ष द्वारा, अक्राध्यक्ष द्वारा। तो प्रश्न आपका 963 क्या है? मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो आपको किया जाता था किसके द्वारा? सीताध्यक्ष के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 964। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, बनी भूमि। तो जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था तो उसमें एक सीता शब्द था। तो सीता किसके लिए था? तो वह था आपका नंबर सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? सीता, है ना। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका 965। कर्षापण किस लिए प्रयोग किया जाता था? सामान तौलने के लिए, वस्तुएं खरीदने के लिए, भूमि नापने के लिए, नियम बनाने के लिए। तो कर्षापण किस लिए प्रयोग किया जाता था? वह किया जाता आपका नंबर बी, वस्तुएं खरीदने के लिए। तो जो आपका कर्षापण शब्द था वो किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो वस्तुएं खरीदने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका 966। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? कलिंग, कामरूप, कश्मीर, कर्नाटक। तो वह कौन नहीं था? वह था आपका नंबर बी, कामरूप। तो निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो अशोक ने किसको विजित नहीं किया था? कलिंग को किया था, कश्मीर भी हिस्सा था उसका, कर्नाटक भी अधिकार में ले लिया था, लेकिन कामरूप के बारे में वर्णन कोई नहीं है। यानी कामरूप एक अलग ही था, है ना, स्वतंत्र था। अगला प्रश्न आपका 967। अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है था टालमी द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय, थियोस, एंटीगोनस या अलेक्जेंडर। तो प्रश्न आपका 967 क्या है? अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों से उल्लेख मिलता था, तो वह कौन था? तो आया था आपका नंबर बी, कौन? एंटियोकस द्वितीय, थियोस। तो अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों से उल्लेख मिलता है, तो वह कौन सा राजा है? एंटियोकस द्वितीय, थियोस, नंबर बी। अगला प्रश्न है 968। निम्नलिखित में से किन का अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? तो नंबर ए, चोल, सत्यपुत्र, चेर एवं पांड्य, चोल, चेर, पांड्य एवं पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, आंध्र एवं चेर, चोल, पांड्य, भोज एवं आंध्र। तो प्रश्न आपका क्या है? 968। निम्नलिखित में से किन का अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? तो किन का अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? तो वह है आपका चोल का, सत्यपुत्र का, चेर का एवं पांड्य, है ना। तो अशोक के अभिलेख में किसका उल्लेख हुआ है? चोल, सत्यपुत्र, चेर एवं पांड्य का। अगला प्रश्न है आपका 969। निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रशासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? तो गुप्त, मौर्य, पल्लव, चोल। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? तो वह कौन रखते थे? वो थे आपके नंबर बी, मौर्य, है ना। तो क्या है? किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम से दूर के देशों के साथ राजनय संबंध रखते थे? तो मौर्य साम्राज्य था, जिसके शासक क्या करते थे? जैसे सीरिया जैसे देश के शासकों के साथ राजनयिक संबंध, है ना, उनसे मित्रता पूर्वक उनसे संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है आपका 970। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो तौल थी, पड़ थी, काकनी थी या दिनार थी? तो मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो वह आपकी कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो वह थी आपके नंबर बी, पड़।
तो ये पर्ण मुद्रा थी वो मौर्य काल में प्रचलन थी, है ना। अगला प्रश्न है 971, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। तो जो सौराष्ट्र था, जो गुजरात के आसपास का क्षेत्र, तो उसका कौन गवर्नर था। सुविशाख था, तुषास्क था, ताम्रलिप्ति था, अर्कामेडु था। तो निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। तो गवर्नर कौन था, वह था नंबर बी, तुषास्क। अगला प्रश्न है 972, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। तो जो अशोक के समकालीन तुरमय राजा थे वे कहाँ के थे। वे कोरिन्थ के थे, मेदा के थे, मैसिडोनिया के थे या सीरिया के थे। तो ठीक है ना। तो अशोक का समकालीन तुरमय राजा कहाँ का था, तो वह था आपका नंबर बी, मेदा का, है ना। तो जो अशोक के समकालीन तुरमय राजा हैं मेदा के थे। अगला प्रश्न है 973, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में, तृतीय मुख्य शिलालेख में, नवा मुख्य शिलालेख में, प्रथम स्तंभ अभिलेख में। तो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो वह किसमें उल्लेख हुआ है, वो आपका नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में क्या हुआ है, तो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो दक्षिणी भारत के राज्यों का उल्लेख हुआ है आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अगला प्रश्न है 974, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था। तो नंबर ए सत्यपुत्र, नंबर बी केरल, नंबर सी आंध्र प्रदेश, नंबर डी कर्नाटक। तो प्रश्न क्या है आपका 974, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था। तो कौन देश सम्मिलित था आपका, वो था नंबर डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है 975, अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे। तो सावाजगढ़ी अभिलेख से, 13वें शिलालेख से, सोपारा अभिलेख से, ब्रह्मगिरी अभिलेख से। तो अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे। तो वह आपका ऑप्शन कौन सा है, वह आपका नंबर बी, 13वें शिलालेख में, है ना। तो ये वर्णन आपका 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है 976, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस, है ना, एंटियोकस या एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया। एरियन, डायोडोरस, डायोनिसियस या डाइमेकस। तो प्रश्न आपका 976 क्या है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया। तो आया था आपका नंबर डी, डाइमेकस। अगला प्रश्न आपका 977, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। एंटीगोन गोंटास, एंटियोकस द्वितीय, मगध या टॉलमी द्वितीय। तो प्रश्न आपका 977 क्या है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। तो ये मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था वो कौन था, वो था आपका एंटीगोन गोंटास। अगला प्रश्न आपका 978, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो 315 ईसा पूर्व में, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले, है ना। तो 315 ईसा पूर्व में या बीसी में बिफोर क्राइस्ट, 317 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो वह पराजित किया था आपका नंबर सी, 305 ईसा पूर्व में। तो 305 ईसा पूर्व में क्या घटना घटी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है 979, वह यूनानी शासक
जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, वहाँ कहाँ से शासन कर रहा था? सीरिया से, मिस्र से, मकदूनिया से, एथेंस से। तो वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, कहाँ से शासन कर रहा था? तो वह शासन आपका कर रहा था नंबर ए, सीरिया से, है ना।